हेलो मिस्टर, मेरे करीब भी आने की मत सोचना। तुम्हें क्या लगा तुम घर वालों को बहला फुसला कर मुझसे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें अपना पति परमेश्वर मानने लगूंगी। अगर मेरे करीब आए तो ऐसी जगह लात मारूंगी कि फिर किसी को अपनी बीवी बनाने के लायक नहीं रहोगे। ईसा विवान चौधरी को गुस्से में देखते हुए बोल रही थी। अरे मेरी जान, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? भला मैं दूसरी बीवी क्यों लाऊं जब मेरे पास इतनी खूबसूरत हॉट पत्नी है। तुम तो अभी से नाराज हो गई, अभी तो मैंने तुमको छुआ भी नहीं। बिना छुए तो इतनी गर्म हो, सोचो अगर छू लिया तो क्या हाल होगा तुम्हारा। विवान चौधरी उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोल रहा था। वो विवान को आगे बढ़ता देख अपने कदम पीछे बढ़ा रही थी और दीवार से सट के खड़ी हो गई। वहीं विवान ने अब उसे अपने दोनों हाथों को दीवार पर टिका दिया और उसके बीच ईशा को फंसाकर खड़ा हो गया। ईशा गुस्से में तिलमिलाए हुए और खुद को उसकी नज़रों से बचाए हुए शांति से खड़ी थी। तभी विवान चौधरी उसके भीगे बालों को अपने नरम गरम होठों को छूते हुए उसके गाल पे जा रहा था कि ईशा ने अपने हाथों को उसके सीने पे रखकर धक्का देना शुरू कर दिया। लेकिन उसका मजबूत सीना जरा सा भी टस से मस ना हुआ। वो हल्की सी कान से बोला, क्या हुआ, कोई जोर नहीं चल रहा है क्या? माय डियर वाइफ, तुम्हारे ये नाजुक हाथ मेरी बाहों में डालने के लिए हैं, ना कि मुझे दूर ढकेलने के लिए। कहते हुए उसके हाथ पकड़कर पीछे की ओर कर देता है। वो डर से करा ही रही होती है कि उसके नाजुक होठ जो डर से लाल हो रहे थे उसमें अपने होठ रखकर और उसे सुर्ख कर देता है। ईशा आंख फाड़े बस उसको देखती ही रह गई और कर भी क्या सकती थी। उसके हाथों विवियन की जकड़ में थे। उसके होठों का मजा लेने के बाद वो उसे झटके के साथ छोड़ देता है। जाओ, आज बस इतना ही, अभी आगे कुछ करने का मूड नहीं है। अभी मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, वापस आकर सारा हिसाब पूरा करूंगा। बोलते ही विवान चौधरी कमरे से बाहर चला जाता है। ईशा गुस्से में तिलमिलाए हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर खुद को आईने में देखती है। उसके होठों पे विवान चौधरी के दिए हुए निशान को उंगलियों से छूते हुए बोलती है, देख लूंगी तुमको विवान चौधरी, एक दिन बहुत पछताओगे। गुस्से से आंख लाल पीली करके घर से बाहर निकल जाती है और अपने घर, जो कि उसके घर के सामने था, वहां जाकर अपनी माँ रेखा जी से गुस्से में बोलती है, आखिर आपने किस जन्म का बदला लिया है मुझसे, जो ऐसे राक्षस से शादी कर दी। उसी समय उसके पापा रमेश ठाकुर जी भी आ जाते हैं। वो गुस्से में अपनी बेटी ईशा को देखकर बोलते हैं, ये क्या बोल रही हो, तमीज से बात करो। वो तुम्हारा पति है और हम सब जानते हैं कि वो शहर का ईमानदार और सख्त डीजीपी है। उसके नाम से बड़े बड़े अपराधी कांपते हैं। वर्दी उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, उसकी इज्जत है। उसने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया। आज देखो उसका नाम और रुतबा है और उसकी एक नज़र से ही दुश्मन थर थर कांपते हैं। और तुमको जरा सा भी डर नहीं लगता? शुक्र करो वो तुम्हें कुछ नहीं कहता, वरना जैसी तुम्हारी हरकतें हैं। वे गुस्से में बोल ही रहे होते हैं कि रेखा जी उनके कंधों पे हाथ रखकर उनको चुप करा देती है। वो थोड़ा गुस्सा शांत करके अपने आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, तुम तो बचपन से साथ में खेली हो ना उसके, तो फिर भी देखो जरा अपने आप को, आज वो कहाँ है और तुम। शुक्र मनाओ उसका कि उसने हम दोनों दोस्तों की दोस्ती की लाज रखी और तुमसे शादी करने को तैयार हो गया। विवान चौधरी के पिता अजय चौधरी और रमेश ठाकुर लंगोटिया यार थे। गांव में शहर का सफ़र साथ साथ पार करते वो आज इस मुकाम पे आ गए थे कि उनका प्रतिष्ठित व्यक्तियों में नाम गिना जाता था। उनके व्यवहार और दूसरों की मदद करने की कोशिश कभी ख़त्म नहीं हुई। वो लोग बहुत सम्मान के साथ उनका आदर करते थे। ईशा का भाई रवि ठाकुर और विवान चौधरी अपने ही पिता के जैसे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लेकिन वहीं ईशा बहुत ही बिगड़े और घमंडी किस्म की लड़की। उसको बचपन से ही प्यार दुलार इतना मिला कि उसने उसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। वहीं रवि अपने पिता के विचारों पे चलकर एक नेक और ईमानदार वकील बना, जबकि गरीब जिसके पास केस लड़ने के पैसे भी नहीं होते थे, रवि उनके लिए बिना चार्ज लिए केस लड़ता था। सब उनके काम और मेहनत से बहुत खुश थे। लोग उनकी दोस्ती और काम की मिसाल देते थे। विवान चौधरी हमेशा से ही कम बोलता था। वो ज़्यादातर अपने काम और पढ़ाई में व्यस्त रहता था और लोगों से दूर भागता था, क्योंकि उसको ज़्यादा बोलना और बात करना पसंद नहीं था। अगर वो अपने दिल की बात कहे या यूँ कहें सबसे ज़्यादा बात करता था तो वो रवि ठाकुर था। दोनों के पिता ने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए अपने बच्चों का रिश्ता अपने आपस में तय कर दिया। विवान चौधरी को ईशा पसंद नहीं थी, फिर भी अपने पिता के लिए वो शादी के लिए तैयार हो गया था। लेकिन ईशा ने जब ये बात सुनी तो घर में हंगामा मचा दिया। घर का सारा सामान इधर उधर फेंकना और तोड़ना शुरू कर दिया। ईशा की भाभी प्रिया ने अकेले में बैठकर उसको बहुत समझाया कि लड़का बहुत अच्छा है, वेल एजुकेटेड है,
तुम्हारा ज़िंदगी भर नखरे झेल सकता है, तुम्हारी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटेगा। और सबसे बड़ी बात, वो तुमको बचपन से जानता है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। पापा अपनी दोस्ती को नया नाम देना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। लेकिन ईशा का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। उसे समझाने का कोई भी असर उस पर नहीं हो रहा था। उसका बस चलता तो जाकर वो विवान चौधरी का खून कर देती। उसने गुस्से में प्रिया से बहुत बदतमीजी से उसको बाहर जाने को बोला। बाहर खड़ा शरद ठाकुर, ईशा का बड़ा भाई, सब सुन रहा था और उसने ईशा की बदतमीजी को जब देखा तो वो गुस्से में अंदर आने ही वाला था कि प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और सर नामे हिलाकर कहा, अभी उससे कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है, वो बहुत गुस्से में है, अभी किसी की नहीं सुनेगी। जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो आराम से फिर से उससे बात करूंगी। शरद ने अपना सर हाँ में हिलाया और कमरे की तरफ चल दिया। रेखा जी बाहर हॉल में ईशा का जवाब सुनने के लिए बैठी थी। जब प्रिया को आते देखा तो उसने प्रिया से पूछा, क्या हुआ, ईशा मानी? प्रिया ने अपना सर ना में हिलाया। उसका जवाब सुनकर फिर सब चिंता में बैठ गए कि आखिर कैसे मनाएं उस लड़की को। उधर ईशा अपनी तमाम परेशानी अपनी दोस्त से शेयर कर रही थी। उसकी दोस्त भी उसी की तरह बिगड़ी हुई थी। उसकी दोस्त ने कहा, चिल कर, ये घर वाले तो ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे ही रहते हैं। वो तो हम लोगों को देखना है कि हमें आसमान में उड़ना है या कैद में रहना है। मेरी मान तो तू उस खड़ू से शादी कभी ना करना, वरना तेरी सारी आज़ादी को वो सलाखों के बीच बंद कर देगा। और ये सब टेंशन छोड़ और चल आज रात क्लब में चिल करते हैं, वहाँ तेरा क्रश वरुण भी आएगा। क्या, वरुण आएगा? पहले तो ईशा वरुण का नाम सुनकर खिल उठी, लेकिन फिर गुस्से में बोली, तुझे कैसे पता? क्या तू मेरे क्रश का पीछा करती है क्या? देख, अगर मेरे वरुण को मेरे सिवा किसी और ने देखा तो उसकी आंखें निकाल लूँगी। रिया ने उसके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर कहा, अरे नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया क्योंकि आज वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा है और वरुण भी उसके साथ आएगा। क्यों, है ना मजे की बात? ईशा का चेहरा तो ऐसे खिला हुआ था जैसे अभी कुछ देर पहले उसे कुछ हुआ ही ना हुआ हो। वो मुस्कुराते पर धीरे धीरे गाना गा रही थी और अपने फ़ोन को हाथ में लिए नाच रही थी और मन ही मन वरुण के सपने सजा रही थी। घर वाले परेशान कि इसको कैसे मनाएं, इसका गुस्सा कब शांत होगा। इंतज़ार ही कर रहे थे कि हंसती कूदती ही कार की चाबी को अपनी उंगलियों में नचाए नीचे उतरी। सब उसको देखकर हक्का बक्का थे कि इसे क्या हुआ, क्या ये शादी के लिए मान गई है? जैसे ही रेखा जी से कुछ पूछने की कोशिश की तभी ईशा ने बिना उन्हें देख के कहा, माँ मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब जा रही हूँ, आने में देर हो जाएगी, कहकर बाहर निकल गई। इससे पहले रेखा जी उसको रोक पाती, वो हवा की तरह बाहर निकलकर चली गई। तेज़ म्यूजिक की धुन में मस्त में गाड़ी चलाए वो क्लब की तरफ चल दी। हमेशा की तरह बेफिक्र बेहवाक इधर उधर गाड़ी को उड़ाए मस्ती में चली जा रही थी। कभी कोई सामने से तेज़ी से भागता तो कभी दूर से ही देख लेता कि ये ईशा बिटिया की गाड़ी है। अपने आप को उससे छुपाते भागते फिरते थे। वो इसका रोज़ का था। वो सड़क को अपने बाप की सड़क समझकर ऐसे चलती थी जैसे उसे किसी की फिक्र ही ना हो कि कौन उसकी गाड़ी के आगे आ रहा है और किसका नुकसान हो रहा है। उसे कुछ पड़ ही नहीं थी, इसलिए लोग पहले ही अपने आप को उससे बचा लेते थे। वो मस्ती में गाड़ी चलाए एक दुकान से टकरा गई। दुकानदार जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा, ये क्या कर दिया बिटिया, हम तो बर्बाद हो गए, मेरी दुकान मेरा सामान सब तोड़ दिया, अब मैं क्या खाऊंगा और क्या घर वालों को खिलाऊंगा। वो जोर जोर से अपने हाथ माथे पे पटकता हुआ कह रहा था, ओ हेलो अंकल, आपसे किसने कहा था बीच में दुकान लगाने को? अब ऐसी जगह दुकान लगाओगे तो ऐसा तो होगा ही, और ये फालतू का ड्रामा बंद करो। ऐसे रो रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर गाड़ी चला दी हो। चलो साइड हटो, मुझे देर हो रही है। ये अपना रोना धोना कहीं और जाकर करना। अकेली लड़की देखी नहीं कि उसको ये ड्रामा दिखाकर पैसा ऐंठना चाह रहे हो। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे को मैं। ईशा गुस्से से आंखें सिकोड़े उस पर गुस्सा किए जा रही थी और बेचारा दुकानदार हाथ जोड़े उसके सामने खड़ा अपने हक की उम्मीद लगाए बैठा था। ईशा बिटिया, मेरी दुकान आपके कारण गई है, ये आप भी अच्छे से जानती हैं। हम तो अपनी जगह पर ही दुकान लगाए थे, आपकी गाड़ी इधर आ गई। बिटिया, हम पर दया करें, हम बर्बाद हो जाएंगे अगर आप ऐसे चली गई तो। ईशा खुद की गलती बताए जाने पे तिलमिलाए उठी। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। उसके अंदर इतना गुस्सा भर आया कि उसने दुकानदार पर अपना हाथ उठाने की भी हिम्मत कर दी। जैसे ही ईशा ने उसको मारने के लिए हाथ उठाया
वैसे ही विवान चौधरी ने उसका हाथ रोक लिया और गुस्से में उसको घूरने लगा। विवान चौधरी अपने केस के सिलसिले में वही आसपास के पूछताछ कर रहा था। ईशा गुस्से से अपना हाथ झटक के छुड़ाने लगी, लेकिन पुलिस वाले की पकड़ इतनी आसान कहाँ होती है। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई। विवान ने उसको अंकल से सॉरी बोलने को कहा, लेकिन वो गुस्से से तिलमिलाकर बोली, सॉरी और इससे माय फुट, छोड़ो मुझे वरना इसकी जगह अब तुम्हारे गाल पे मेरा हाथ होगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बीवी हूँ जो तुम्हारा सारा कहना मानूंगी? तो कान खोल के सुन लो मिस्टर, तुम्हारे जैसे मेरे जूते भी शादी ना करे। विवान उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया। तुम जैसे बदतमीज लड़की से शादी करने से अच्छा है कि मैं शादी ही ना करूं। अच्छा हुआ ये चेहरा भी तुम्हारे सामने आ गया। और कितने हाथ छुपाए बैठी हो और कितनी घटिया हो ये भी बता दो। ईशा उसको मारने के लिए दूसरा हाथ उठाती है कि तभी विवान चौधरी उसका दूसरा हाथ भी पकड़ पीछे की ओर कसकर मोड़ देता है। वो दर्द से कराहते हुए लगती है। विवान ने होठों पे हल्की सी मुस्कान से कहा, पहले हाथ तो छुड़ा लो, बाद में मुझे मारने की सोचना। विवान उसका हाथ इतनी कस के पकड़े हुआ था कि हाथों पे दर्द से निशान पड़ने लगे। ईशा गुस्से में चिल्लाकर बोल रही थी, छोड़ो मेरा हाथ वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। विवान थोड़ी ठंडी आवाज में बोला, ठीक है छोड़ दूंगा तुम्हारा हाथ, लेकिन पहले इनको सॉरी बोलना पड़ेगा और इनका जितना भी तुमने नुकसान किया है उसकी भरपाई करनी होगी। ईशा गुस्से से आँख लाल पीली किए हुए विवान चौधरी को देख रही थी। उसने मन ही मन में सोचा कि इससे हाथ छुड़ा पाना बहुत मुश्किल है और मुझे क्लब जाने की भी देर हो रही है। वहाँ तो उसे वरुण से भी मिलना है। चलो अभी इसका कहना मान लेती हूँ, बाद में किसी और दिन इसको देख लूँगी। वो गुस्से का घूंट पीते हुए टेढ़ी नज़र और नचाते हुई आंखों से दुकानदार से बोली, ठीक है आई एम सॉरी बोलकर मुंह टेढ़ा कर लेती है और विवान को अपने हाथ पे इशारा करते हुए छोड़ने को कहती है। विवान इसके हाथ को छोड़ देता है और वो अपने कोमल नाजुक हाथ को सहराती है जहाँ विवान के दिए हुए निशान बन चुके थे। वो उनके नुकसान की भरपाई करते हुए बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल जाती है और गाड़ी के शीशे से झाँक कर विवान को बोलती है, तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, तुम तो गए बेटा, कहकर कार फिर से हवा में उड़ाकर वहाँ से चल दी। विवान चौधरी पहले भी उससे शादी नहीं करना चाहता था और उनकी ऐसी हरकत देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ कैसे, मैं तो कौन लेके आया मुझे यहाँ? आह मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वो अपना सर पकड़े हुए बड़बड़ा ही रही थी कि प्रिया उसके कमरे में नींबू पानी का घोल बनाकर लाती है। लो इसे पी लो, शायद तुम्हारे सर में कुछ आराम मिल जाएगा और तुम्हारे होश भी ठिकाने आ जाएंगे। प्रिया गुस्से से उसको घोल देकर बोली। ईशा हैरत से प्रिया की बातें सुन रही थी। क्यों, मुझे क्या हुआ है? और ये बताइए मैं यहाँ कैसे? मैं तो अपने दोस्तों के साथ क्लब में थी ना। प्रिया आंखें सिकोड़कर उससे गुस्से में देखकर बोली, हाँ और तुम इतने नशे में थी कि घर भी सही से नहीं आ पा रही थी। तो धन्य हो तुम्हारी दोस्त शिखा का जो तुमको यहाँ तक ले आई, वरना पड़ी रहती रात भर फुटपाथ पर या कोई ले जाता उठाकर तुमको अपने मज़े के लिए। आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया, तो अब किसके कहने पे नशा करने लगी हो? ईशा माथे पे डर का शिकन लिए सब सुन रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जहाँ तक उसको याद था उसने इतनी शराब भी नहीं पी थी कि वो होश में ना रहे। वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, क्या क्या मैं नशे में घर आई थी? पापा ने तो नहीं देखा मुझे, हाय मैं तो मर गई। ये बोलकर वो डर से फूट फूट कर रोने लगी। प्रिया उसको कराते हुए बोली, चिंता ना करो, पापा को कुछ नहीं पता, ना ही किसी ने उनको कुछ बताया है। लेकिन तुम्हारे भाई बहुत गुस्से में हैं। वो आ रहे थे तुमसे बात करने, लेकिन मैंने समझाकर उनको बाहर भेज दिया। लेकिन उन्होंने मुझसे कहलवाया है कि ईशा से कह दो शादी के लिए हाँ कर दे, वरना उसकी सारी हरकतें पापा को बता देंगे। इसके बाद जानती हो पापा उसका क्या करेंगे? प्रिया शरद की कही बात सारी बता देती है। शादी का नाम सुनकर ईशा की आंखें लाल हो गई, लेकिन पापा से बात बताए जाने के डर से उसका बुरा हाल हो रहा था। वो जानती थी कि अगर पापा को पता चल गया तो उसकी बेटी ने शराब पी है तो उसका बाहर जाना, आज़ादी सब खत्म। कि जितना उसके पापा उसको लाड़ करते थे उतने ही सख्त भी थे। उन्होंने अपने बच्चों को पूरी आज़ादी दे रखी थी अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन गलत बात का आदत उनको ज़रा सी भी बर्दाश्त नहीं थी। ईशा ने अपने पापा के डर से शादी के लिए हाँ कर दिया, लेकिन वो वरुण को सोचकर घबरा रही थी कि उसका क्रश उससे दूर हो जाएगा। उसकी आंखों में विवियान से शादी करने का और वरुण से दूर होने का दुख साफ झलक रहा था, लेकिन एक हल्की उम्मीद अभी भी थी, शायद विवियान उससे खुद शादी ना करे, क्योंकि उस दिन उसने खुद शादी करने के लिए मना कर दिया था।
अगले दिन प्रिया उसके कमरे में एंगेजमेंट के कपड़े लेकर आई। ये लो, शाम को यही पहनना, आज ही तुम्हारी सगाई है। ईशा बड़ी हैरानी से प्रिया को देखकर पूछती है, क्या आज शाम को मेरी सगाई, और किसी ने मुझे बताना भी बेहतर नहीं समझा? प्रिया गुस्से में ईशा को देख रही थी और आंखें सिकोड़कर बोली, तुम्हारी उस हरकत के बाद तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई राय पूछी जाएगी? तुमने शादी को हाँ कहा, इसलिए बात आगे बढ़ी। ये कहकर प्रिया कमरे से निकल गई। ईशा गुस्से से कमरे में इधर उधर पागलों की तरह टहल रही थी और अपने हाथों की उंगलियां आपस में मसल रही, चलते हुए सोच रही थी आखिर ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने शादी को हाँ कर दिया। कल तो ऐसे बोल रहा था कि मैं शादी नहीं करूँगा, जैसे सच में नहीं करना चाहता हो। मुझे पता है ये खुश मुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। बहुत शौक है ना मुझसे शादी करने का। ठीक है, करो, तुम्हारी ज़िंदगी बदतर ना कर दी तो मेरा नाम भी ईशा नहीं। शाम को दोनों परिवार एक साथ लिविंग रूम में बैठे सगाई की रस्म पूरी कर रहे थे। प्रिया ईशा को तैयार करके नीचे ला रही थी। वो पीच कलर के लहंगे में कयामत लग रही थी। उसको देखकर विमान की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विमान के पास लाकर बैठा दिया गया। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर रस्म पूरी की। जब सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे गए तभी ईशा ने अपनी कोहनी से विवान के पेट पर मारा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझसे शादी करने को मना कर दिया था, तो अब क्यों मुंह उठाए चले आए हो? अभी भी मौका है, शादी के लिए मना कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ईशा ने उसे चेतावनी भरी नज़रों से कहा। तो तुम मना कर दो। तुम क्या हुआ, नहीं मना कर पा रही हो? हाँ, पता है मेरी पर्सनालिटी और मेरा लुक किसी को भी पागल बना दे, तो तुम क्यों ना उस पर लट्टू हो जाओ। तो ये दिखावा बंद करो। मुझे पता है तुम मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही हो। बस कुछ दिन और सब्र करो मेरी जान, जल्दी ही अंकल से शादी की बात पक्की करवाता हूँ। विवान उसको चिढ़ाने वाले अंदाज में हंसकर बोलता है। वो गुस्से में हाथ पैर पटक कर सबके साथ डाइनिंग टेबल पर चली गई और पीछे पीछे विवान चौधरी भी चल दिया। कुछ दिन बाद ईशा अपने दोस्तों के साथ लंच करने बाहर गई। वहाँ से लौटते समय वरुण से जा टकराई। अरे वरुण, हाय, कैसे हो? वरुण उसको देखकर थोड़ा हैरान हुआ। माथे पे सिकन लिए उसने बड़ी बेरुखी से उसके हेलो का जवाब दिया। क्या हुआ वरुण, तुमने तो नंबर लिया था ना मेरा, कभी कॉल मैसेज भी नहीं किया मुझे। ईशा तो जैसे वरुण को देखकर भूल ही गई थी कि उसकी शादी तय हो चुकी है और शादी के 2 महीने ही बाकी हैं। वरुण ने कुछ जानने के अंदाज में पूछा, क्यों, तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुमको कॉल मैसेज क्यों नहीं किया? ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, अच्छा, मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए तुम गुस्सा हो गए थे ना? वरुण कुछ सोचता है और सिर हाँ में हिलाता है। और नहीं तो क्या, इतना ड्रिंक कर लिया कि होश में ही नहीं थी। तो वो कहो, मैंने तुम्हारे दोस्त को तुमको घर छोड़ने को कहा, वरना पूरी रात वहीं पड़ी रहती। उसकी फिक्र और रात की बात सुनकर ईशा का दिल एक बार फिर से वरुण के लिए धड़कने लगा। वरुण को भी ईशा की शादी का पता चल चुका था। उसने ईशा से शादी का जिक्र किया तो ईशा को याद आया उसकी शादी भी तय है। उसने वरुण को बताया कि ये शादी उसके खिलाफ हो रही है। वो डीजीपी विवान चौधरी ने ही उसके घर वालों को बहलाया फुसलाया है। उसको इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उसका दिल तो वरुण में ही अटका था। वरुण ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, इतनी जल्दी घबरा जाती हो तुम? अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो ये शादी नहीं होगी। तुम टेंशन ना लो। अब चलो, अब काफ़ी पीते हैं। जब ईशा घर जा रही थी तभी विवान की नज़र उस पर पड़ी, जो अपने घर के बाहर खड़ा फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। उसने ईशा को रोकते हुए पूछा, क्या हुआ, बहुत खुश लग रही हो? ईशा ने इटलाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि कुछ दिनों में मेरी किस्मत बदलने वाली है। विवान को उसके बोलने के अंदाज में कुछ गड़बड़ लगी। वो हंसकर बोला, अच्छा, मुझे पता होता कि तुम इस शादी से इतना खुश हो तो मैं जल्दी ही शादी की डेट रखवा देता। ईशा उसकी बातें सुन मुंह बनाकर अंदर चली गई। विवान को समझ न आ रहा था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। विवान ने सारी बातें रवि को बताई और उस पर नज़र रखने को कहा। फिर क्या था, रवि उसका परछाई की तरह पीछा करता रहा। जहाँ वो जाती थी वो उसके साथ जाता और जब काम पे होता तो अपनी भाभी प्रिया को साथ में जाने को कहता। ईशा बस मन ही मन गुस्सा करती रह जाती। उसके पास कोई भी बहाना नहीं था जिससे वो घर से अकेले बाहर निकल सके। जब उसको दोस्तों से मिलना होता तो रेखा जी उन सबको घर पे ही बुला लेती। वो समझ गई कि ये सब उस विवान चौधरी का ही किया धरा है। वरुण उससे मिलने की जिद करने लगा। ईशा के लाख समझाने पर भी वो नहीं माना और एक दिन गुस्से में आकर उसने बोल दिया, देखो ईशा, मुझे साफ साफ बताओ, तुम मुझसे प्यार करती भी हो या बस ऐसे ही बोल रही हो? वरुण की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और रुंधे गले से बोली, हाँ करती हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं, तुम ही बताओ। घर वाले तो अब सुकून की सांस भी नहीं लेने देते।
पता नहीं उस विवान के बच्चे ने कौन सा जादू कर रखा है घर वालों पर। वरुण ने गुस्से में आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इतना ही प्यार करती हो मुझसे तो साबित करो। 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है, तो क्या तब तक तुम घर पे ही रहोगी? चुपचाप शादी कर लो कि? ईशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वरुण ने बोला, तुमको अब फैसला लेना ही पड़ेगा। या तो तुम विवान से शादी कर लो या मेरे साथ भाग चलो। हम दूर कहीं अलग दुनिया में रहेंगे, इन सबसे दूर। ईशा भागने की बात से डर गई क्योंकि उसने सपने भी में सोचा था कि उसे कभी ऐसा कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन वरुण के प्यार ने उसे भागने पे मजबूर कर दिया। वरुण ने रात में उसे पास वाले पार्क में बुलाया और बोला कि वो उसे वहाँ पे पिक कर लेगा। वरुण से बात करके ईशा अपना बैग पैक करने ही जा रही थी कि रवि उसके कमरे में आया, जो बाहर खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसे देखते ही ईशा की धड़कनें रुक गईं। वो घबराकर बोली, भाई आप यहाँ? रवि की आंखों में गुस्सा देखकर वो जान गई थी कि आज तो उसे कोई नहीं बचा सकता। वो रवि से माफ़ी मांगने लगी, भाई प्लीज़ पापा को ना बताना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। रोते हुए अपने भाई के हाथ पैर जोड़ने लगी। आज तक कुछ नहीं बताया पापा से, आज ये उसी का नतीजा है कि तुम किसी लड़के के साथ भागने तक को राजी हो गई। तुम्हें एक बार भी हम लोग का ख्याल नहीं आया? वो तो शुक्र है विवान का जिसने तुम्हारे इरादे भांप लिए थे और तुम पे नज़र रखने को कहा, वरना तुम तो हम लोग को किसी को मुंह दिखाने लायक न छोड़ती। अब तुमको पापा ही संभालेंगे। बहुत लाड प्यार देख लिया तुमने हम लोग का। अगर उसी दिन पापा को सब बता देते जिस दिन तुम बेहोशी नशे में घर आई थी, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वो गुस्से में उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए नीचे ले गया। लिविंग रूम में सब बैठे शादी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि शादी के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे थे। उसे सबके सामने घसीटते हुए वो झटके से छोड़ता है, जिसके कारण ईशा नीचे ज़मीन पर गिर गई और तेज तेज रोने लगी। रमेश जी रवि पे गुस्सा करने लगे, ये क्या हो रहा है और तुम उसे ऐसे घसीटते हुए क्यों लाए हो? तभी रवि ने सारी बात अपने पापा को बताया कि ये किसी लड़के के साथ आज रात भागने जा रही थी। रवि की बात सुनकर रमेश जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी कभी ऐसा कुछ करेगी। वह गुस्से पे काबू न कर पाए और ईशा पे हाथ उठा दिया। ईशा अपने पापा को बड़ी हैरत से देख रही थी, क्योंकि इससे पहले उसके पापा ने कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया था। वो मन ही मन गुस्से में सोच रही थी, ये सब उस विवान की वजह से हुआ है। अगर विवान रवि भाई को कुछ ना बताता तो ये सब होता ही ना। गुस्से और बदले की भावना ने उसे और भी चिड़चिड़ा बना दिया था। रमेश जी ने ज़्यादा वक्त न देकर 2 दिन में ही शादी करने का फैसला किया और उसे कमरे से बाहर जाने पर रोक लगा दी और उसका मोबाइल भी छीन लिया गया था। वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली गई। शादी पूरी रीति रिवाज से संपन्न हुई। वो फूलों से सजे कमरे में नई नवेली दुल्हन बनी बेड पे बैठी थी। तभी विवान चौधरी अंदर आता है और उसे दुल्हन बने देख मुस्कुराकर दरवाज़ा लॉक कर देता है। वो उसके पास बैठकर मुस्कुराकर वाह, मेरी शेरनी बेबी को क्या हुआ आज? वो तो चुपचाप घूंघट में बैठी है, लगता है मिलन की जल्दी है। ईशा अंदर ही अंदर गुस्से में लाल पीली हो रही थी। उसकी घूंघट उठाने से पहले उसने अपना घूंघट उठा दिया। ओह सॉरी, ये घूंघट तो तुमको उठाना था ना? वो तो मैंने उठा दिया। क्या हुआ पतिदेव, झटका लगा क्या? विवान को ज़्यादा हैरत नहीं हुई, क्योंकि जैसी उसकी हरकतें थी उसे इसी की उम्मीद थी। वो थोड़ी मुस्कान के साथ धीरे से हंसता है। हैरत कैसी? घूंघट तुम उठाओ या मैं? बात तो इस चांद से मुकड़े को देखने की है। हाय, क्या कयामत लग रही हो मेरी दुल्हन बनके। बस मन कर रहा है तुम पे वार जाऊं। सोचना भी मत, ये तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैं तुमसे हद से भी ज़्यादा नफरत करती हूँ। ईसा बस अपनी भड़ास निकालती जा रही थी और वो चुपचाप मुस्कुराकर उसकी बात सुन रहा था। बस करो, मेरे कान पक गए हैं तुम्हारी पक पक सुनते। तुम्हारा मुंह नहीं थकता क्या? आज हमारी सुहाग रात है और तुम्हें अपने पति की सेवा करनी चाहिए। उसे दूध पिलाओ, पैर दबाओ, स्वर्ग में जाओगे। पति की सेवा से विवान उसके जले पे और नमक डालने का काम कर रहा था। ईशा आंखें सिकोड़े गुस्से में उसके गले के पास हाथ लाकर बोली, गला ना दबा दूं तुम्हारा? दूध पीना है इन्हें, मेरा बस चले इसी दूध में जहर मिलाकर पिला दूं, फिर नरक में आराम से पूरी जिंदगी काटना। वो गुस्से में उठी, तभी विवान ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया, उसके सीने से जा टकराई। विवान ने अपने दोनों हाथों से उसे बाहों में थाम लिया। वह गुस्से से अपने आप को उसके जकड़ से छुड़ाने लगी। छोड़ो मुझे, मुझे अपनी पत्नी समझने की गलती मत करना। ये शादी जबरदस्ती हुई है, मैं इस शादी को नहीं मानती।
वो पूरी कोशिश कर रही थी उसे अपने आप से छुड़ाने की, लेकिन उतनी ही जोर से विवान उसको अपनी बाहों में भरे हुए था। उसने उसको बेड पे ढकेल दिया और दोनों हाथ पकड़े उसके चेहरे के पास झुका। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ? तो ये गलत अपने दिमाग से निकाल दो। तुम जैसी लड़की को छूना क्या, पास भी ना भटकने दूँ। तुम जैसी लड़की को कैसे सही करना है आता है मुझे अच्छे से। वो उसे गुस्से से झटक कर ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दिया। ईशा अपने दांतों को कसते और उंगलियों को मसलते हुए रह गई। विवान कुछ देर बाद वापस कमरे में आकर बेड की एक साइड पे लाइट बंद करके लेट गया। ईशा बस गुस्से से खा जाने वाली नजरों से उसे घूर जा रही थी। हल्दी और मेहंदी की खुशबू किचन में फैली थी। चूड़ियों की खनक के साथ ईशा आज अपनी पहली रसोई के साथ किचन में सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। डाइनिंग टेबल पे आज सब अपनी बहू के नाश्ते का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी ईशा एक मासूम सी मुस्कान के साथ सभी के लिए पूरी सब्जी और खीर लेकर आती है। विवान आंखें फाड़े उसे ऐसे देख रहा था जैसे ये कोई सपना हो। वो मन ही मन सोच रहा था, आखिर ये जंगली बिल्ली भीगी बिल्ली कैसे बन गई। तभी ईशा सबको बहुत ही प्यार से खाना परोसने के बाद एक शरारती मुस्कान के साथ विवान को खाना परोसती है, जिसने उससे बदला लेने के लिए पहले ही उसकी सब्जी में काफ़ी हद तक मिर्ची मिला दी थी और खीर में नमक। उमेश चौधरी मुस्कुराते हुए ईशा से बोलते हैं, आज हमारी ईशा बिटिया ने पहली बार बहू के रूप में खाना बनाया और हमें पूरी उम्मीद है इसने जो भी बनाया है उसमें भी इसी की तरह मिठास होगी। ईशा थोड़ा मुस्कुराते हुए जैसे वो सबका मन रखने के लिए कर रही हो, कहती है, जी पापा जी, हमें भी उम्मीद है आप सबको मेरे हाथ का भोजन जरूर पसंद आएगा। विवान चौधरी को तो जैसे अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने खाने की तरफ देखकर कहा, हम भी देखते हैं आखिर आपकी रानी बहू के हाथों में कितना स्वाद है। जैसे ही वो सब्जी का पहला कौर खाता है उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है, आंखें फैल जाती है और माथे पे पसीना आना शुरू हो जाता है। उसको वैसे भी तीखा खाने की आदत नहीं थी और ऊपर से आज ईशा ने तो डबल तीखा खिला दिया था। वो पानी लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है ईशा उसको खीर पकड़ा देती है। लीजिए खीर खाइए, बताइए कैसी बनाई है। वो नखरीले अंदाज में विवान की तरफ देखकर बोलती है। विवान का खीर खाकर गला जैसे सूख ही जाता है। इतनी नमकीन खीर, मानो चीनी जगह उसने उसकी खीर में केवल नमक ही भर दिया हो। जैसे तैसे मुस्कुराकर अपना खाना खत्म किया और ईशा की तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, वाह खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, मज़ा आ गया। माँ अब तो आपकी बहू आ गई है और इतना स्वादिष्ट खाना भी बनाती है, तो मेरी मानिए अब किचन से छुट्टी ले लीजिए और आज से किचन की जिम्मेदारी पकड़ा दीजिए। क्यों ईशा, मैंने सही कहा ना? जी बिल्कुल। वो अपने दांतों को पीसते ही रह गई। उसने जो गड्ढा उसके लिए खोदा था उसमें वो खुद को गिरते नजर आ रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, सच में ये डीजीपी नहीं कोई राक्षस है जो इतना तीखा खाना भी हजम कर गया। अपनी उंगलियों को मसलते हुए मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। ईशा अपने कमरे में लाइट बंद करके बेड के एक साइड पर लेटकर सो गई थी। तभी कमरे में विवान चौधरी आता है। वो ईशा को आराम से देखकर सोचने लगता है, वाह मुझे तकलीफ देकर मैडम आराम से सो रही हैं। ठीक है, बहुत सो चुकी, अभी बताता हूँ तुमको। ये बोलकर वो जानबूझकर पानी की बोतल फर्श पे गिरा देता है। ईशा घबराकर उठ जाती है। क्या हुआ, ये क्या गिरा था? विवान टेढ़ी मुस्कान के साथ बोलता है, उठ गई मैडम, आपके पति देव आए हैं और उनका बिना इंतजार किए सो गई। ईशा आंखें सिकोड़े उसकी तरफ आकर बोली, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कौन पति, कैसा पति? कितनी बार बोला है तुम मेरे पति नहीं हो। विवान को सुबह का गुस्सा था ही और उसकी तीखी आवाज़ से उसके गुस्से को और बेकाबू कर दिया। उसने उसके हाथों को पीछे की तरफ पकड़कर मोड़ दिया और होठों पे लिए एक हल्की मुस्कान से बोला, कि पति जिससे तुमने प्यार से नाश्ता कराया था और बदले में मैंने तुमको रिटर्न गिफ्ट भी नहीं दिया। ईशा अपना हाथ झिड़क कर छुड़ा रही थी, लेकिन हर बार की तरह वो नाकाम ही थी। गुस्से में उसको घूर कर बोली, अपना गिफ्ट अपने पास ही रखो, मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। विवान को उसके खाने की जलन अभी भी उसके सीने में मौजूद थी। मैं किसी का बदला नहीं रखता, ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, गिफ्ट तो बनता ही है। ये कहकर उसने होठों पे अपने होठ रख दिया और जितना तीखा उसने सुबह के समय महसूस किया था उतने ही तीखेपन से उसके होठों को जख्म देता गया। वो बस तिल मिलाकर उसको धक्के मारते रह गई।
उसकी आंखों में गुस्से और नफरत के आंसू साफ झलक रहे थे। विवियन ने उसे तेजी से झटका दिया तो वो सीधा ड्रेसिंग टेबल के कोने पे जा गिरी। वो उसे बस जख्मी शेरनी की तरह घूर रही थी जो बस एक मौके के इंतजार में थी, और वो मौका उसको कैसे लेना है उसे अच्छे से पता था। विवियन ने उसको धमकी देते हुए गुस्से में बोला, अब ऐसा बेहुदा मजाक मत करना, वरना इसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। फिर बाद में ना कहना कि मैंने तुमको चेतावनी नहीं दी। कहता हुआ बेड पे अपनी चादर तान कर सो गया। ईशा को गुस्सा तो ऐसे था कि वो उसे अभी जान से मार दे, लेकिन उसको पता था कि वो विवान चौधरी है, उसको उसकी तरह से ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आखिरकार उसने गुस्से और आहत स्वाभिमान में वो कर दिया जिसने उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने उसके सबसे अहम और गोपनीय आपराधिक फाइल छुपा दी। वो फाइल खतरनाक गैंगस्टर के खिलाफ थी जिनको अदालत में 3 दिन में पेश करना था। जब विवान चौधरी को पता चला कि फाइल उसकी अलमारी से गायब है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फाइल गायब होते ही विभाग में हड़कंप मच गई। जल्दी ही डीजीपी के खिलाफ जांच बैठ गई। विवान चौधरी जो इस शहर का एक ईमानदार डीजीपी था, आज बेबस उन सबके सामने खड़ा था। विभाग ने उसे 3 दिन का समय दिया गया और कहा, अगर 3 दिन के अंदर फाइल नहीं बरामद हुई तो आपको तत्काल निलंबित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए ये चेतावनी नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी भर की ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर लटका हुआ फैसला था। विवान चौधरी जो कभी बड़े गर्व से और सख्त सीने के साथ घर में आता था, आज चेहरे पे बेबसी और उदासी छाए हुए घर में दाखिल हुआ। उसका चेहरा देखकर ईशा की तो खुशी का ठिकाना न रहा। आज उसने वो बदला ले ही लिया था जिसका उसने कब से सोच रखा था। विवान चौधरी सीधा कमरे में जाकर हर जगह वो फाइल ढूंढने लगा। वही ईशा कमरे में हेडफोन लगाए म्यूजिक की धुन पे मस्त इधर उधर नाच रही थी। तभी रवि ठाकुर ने जब ये सब सुना तो सीधा भागता हुआ विवान से मिलने आ गया और विवान ने सारी बात बताई कि फाइल उसने घर में ही रखी थी, लेकिन मिल ही नहीं रही। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कभी इतनी ज़रूरी फाइल को इधर उधर रख दिया हो। जब रवि ठाकुर ने अपनी बहन की तरफ देखा तो ईशा ने नज़रें फेर ली। उसे अपने भाई की नज़रों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपनी दोस्त को कॉल लगाकर उससे बात करने के बहाने अपने कमरे में चली गई। रवि ठाकुर ने उसे शांत कराया और भरोसा दिलाया, अगर फाइल घर में है तो एक बार और देख ले, तो क्या पता इधर उधर चली गई हो। लेकिन विवान को पता था, उसने कोई कोना नहीं छोड़ा उस फाइल को ढूंढने में। आखिरकार वो उतरे चेहरे के साथ लिविंग रूम में बैठा था कि ईशा की दोस्त शिखा ने जब विवान की खबर सुनी तो वो भी विवान से मिलने आ गई। अरे शिखा, तुम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ईशा खुशी खुशी अपनी दोस्त को गले लगती है। शिखा जो उसके दुख में शामिल होने आई थी, उसकी खुशी को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। कभी वो विवान चौधरी को देखती तो जो बेबस परेशान, जिसकी आंखें रात भर न सोने से लाल हो रखी थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी दोस्त जिसे एक रत्ती भर की भी फिक्र नहीं थी कि उसका पति परेशान है। ईशा उसको अपने कमरे में ले गई और खुशी खुशी उसने अपनी बातें करने लगी। आखिर शिखा ने पूछ लिया, तुम ऐसे कैसे हो सकती हो? तुम्हारे पति को इस समय तुम्हारे सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और तुम तो उसके दुख में खुश हो रही हो। अरे वो पति जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी थी, उसके साथ तो ऐसा ही होना था। मैं तो कब से चाह रही थी कि मेरा इससे पीछा छूटे या इसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो मेरे कलेजे में ठंडक पहुंचा दे। और देखो, भगवान ने मेरी सुन ली और मैं आज बहुत खुश हूँ। इसे अपने चेहरे की खुशी और मस्ती झूम झूम कर दिखा रही थी। शिखा ने उसको खींच कर बैठाया और उसे सच का आईना दिखाते हुए और सख्त चुभने वाले शब्दों में बोला, वाह, क्या इनाम दिया है तुमने उसकी मदद का। मदद? कैसी मदद? उसने मेरे साथ क्या कर दिया जो तुम इतना बौखलाए पड़ी हो उसके लिए। तब शिखा ने सारी बात बताई कि उस रात जब हम क्लब में मिले थे और तुम्हें एक लड़के पे क्रश था, वरुण। जानती हो उसने कितनी घटिया हरकत करने की कोशिश की तुम्हारे साथ। उसने उस रात तुम्हारा फायदा उठाने के लिए तुम्हारी ड्रिंक में नशे की दवा मिला दिया था। और वो दोस्त जिन्हें तुम जान से ज़्यादा मानती थी, वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके दोस्त की मदद करने को तैयार हो गई थी। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन तुमने मुझे चुप करा दिया ताकि ऐसा कुछ नहीं है। उसी समय मैंने फौरन विवान चौधरी को फ़ोन किया और उसको सारी बात बताई। वरुण तुमको बेहोश करके कमरे में ले जा रहा था तुम्हारी बेहोशी का फ़ायदा उठाने के लिए, लेकिन तभी विवान चौधरी ने
तुम्हें उससे बचाया और मुझे तुम्हारे घर आने को बोला। उसी के कहने पे आज तक ये बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि वो तुम्हारी बदनामी नहीं करना चाहता था। ईशा के चेहरे पे तो मानो हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसकी आंखों में धुंधली यादें तैरने लगी। तेज म्यूजिक, लड़खड़ाते कदम, किसी की जानी पहचानी आवाज़। उसकी आंखों में डर और हैरानी के आंसू आ गए थे। वो सोचकर कांप उठी कि वरुण ने उसके साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की। वही वरुण जिसके साथ वो भागने जा रही थी। ये सब सोचकर उसका शरीर जैसे बेजान होने लगा। उसके माथे पे घबराहट से पसीना आने लगा। उसे ये सोच सोचकर रोना आ रहा था कि जिस लड़के ने उसकी मदद की, आज वो उसको नीचा गिराने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसे उस समय अपने आप से नफरत होने लगी। दूसरा दिन खत्म होने को था। विवान चौधरी सोफे पे बेजान हुआ बैठा था। आंखों में कोई नींद नहीं, बस एक जिम्मेदारी का बोझ उसके सीने में समेटे हुए। तभी ईसा उसके सामने आकर खड़ी हो गई, अपने हाथों में वही फाइल लिए हुए। विवान चौधरी बड़ी हैरानी से उसे देख रहा था। अपने लड़खड़ाते हाथों से उसने फाइल संभाली और फाइल को अपने हाथों से सहराते हुए उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर उस फाइल पे आ गिरा, जैसे उस पे जन्मों का बोझ उतरकर आ गिरा हो। कुछ पल कमरे में सन्नाटा छा गया। विवान ने ईशा की तरफ देखकर कहा, ये फाइल तुमको कैसे मिली? ईशा की आंखों में पश्चाताप के आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दीजिए, ये फाइल मैंने छुपाई थी आपसे बदला लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था जिससे मैं बदला ले रही हूँ वो ही मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी लेकर बैठा है, और मैंने आपके साथ क्या किया, आपकी इज्जत ही दांव पे लगा बैठी। विवान चौधरी की आंखों में गुस्सा झलक रहा था, क्योंकि आज उसकी नादानी की वजह से जिंदगी भर कमाई हुई ईमानदारी पे बेईमानी का दाग लगने वाला था। वो गुस्से में अपनी आवाज़ को काबू में करके बोला, ये तुमने सही नहीं किया ईशा, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ईशा उसके घुटनों पर बैठ गई और उसके पैरों को पकड़कर बस अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगती रही। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है ये माफ़ी लायक नहीं है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन बस मुझसे अपने से दूर मत कीजिएगा। विवान चौधरी उसे वहीं रोती हुई हालत में छोड़कर फाइल को अपने सीने से लगाए कमरे में चला गया। उसने वो रात उस फाइल को पकड़े पकड़े ऐसे काटी जैसे उसे डर हो कि ये फाइल उसे कोई ले ना ले। ईशा उसको इस हालत में देखकर खुद पे शर्मिंदा थी। वो भी उस रात उसके साथ जागती रही। रात भर बस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ गूंजती रही। तीसरे दिन उसने फाइल विभाग को जमा कर दी, इसके कारण उसका सस्पेंड रुक गया, जांच स्थगित कर दी गई। बाहर सब सामान्य हो गया, पर घर के भीतर जो दरार पड़ी थी वो चुपचाप दीवारों में समाई हुई थी। ईशा समझ चुकी थी ये सॉरी शब्द बहुत ही छोटा है उस दर्द के सामने। विवान ने उन पलों में जिया है, इसलिए अब उसने सोच लिया कि वो माफ़ी नहीं मांगेगी, बल्कि उसे निभाएगी। आज सुबह ठंडी ठंडी हवा, खिड़की से आती हल्की रोशनी ईशा की ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेकर आई थी। विवान चौधरी जो ईशा से पहले उठकर तैयार हो जाता था, आज ईशा अलार्म बजने से पहले उठ गई। उसके कपड़े, रुमाल, बेल्ट को अच्छी तरह से बेड पर रखकर रसोई में चली गई और बिना आवाज़ किए उसके लिए नाश्ता और उसकी पसंदीदा खीर बनाई। विवान जब उठा तो उसे ये सब देखकर हैरत हुई। फिर भी वो तैयार होकर नीचे आया तो ईशा को डाइनिंग टेबल के पास खड़े पाया, जैसे वो इसी का इंतजार कर रही हो। नाश्ते की टेबल पे सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी ईशा ने विवान को खीर दी। खीर देख के विवान थोड़ा खुश हुआ, लेकिन जब पता चला कि ये खीर ईशा ने बनाई है तो उसने खाने को मना कर दिया। खा लीजिए, इस बार मैंने सच्चे दिल से बनाई है, ईशा ने धीमे लहजे से विनती के रूप में कहा। सुषमा जी ने भी बोला कि खीर अच्छी बनी है और तुमको खानी ही पड़ेगी। तब विवान अपनी माँ की बात रखने के लिए वो खा लेता है, लेकिन विवान को इस बात सच में खीर बेहद पसंद आई, लेकिन वो उसने बिना कुछ बोले वहाँ से चल दिया। ईशा को इस बात का बिल्कुल दुख नहीं था कि उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि इतनी खुशी जरूर थी कि उसने उसके हाथ की बनी खीर खा ली। जब विवान चौधरी बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ता तो ईशा इसके बिना कुछ कहे वह उसके लिए चाय ले आती। उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना अब उसे अच्छा लगने लगा था। उसकी वर्दी प्रेस है कि नहीं, उसकी फाइल ठीक से सजी है कि नहीं, उसके रुमाल, बेल्ट, जूते, मोजे बिना विवान के कहे सब तैयार रहते। विवान चौधरी कभी किसी काम के लिए उसे नहीं कहता और अपना काम खुद करने को बोलता, लेकिन उसे अब वो काम करना पसंद था, चाहे वो कितना भी
मना करे, फिर भी वो उसके साथ देर रात तक जागती, जब तक उसकी फाइलें बंद ना हो जाती, ताकि जब वो फाइल बंद करे तो उसे खाली कमरा नहीं बल्कि किसी की मौजूदगी का एहसास हो। विवान को उसकी हर बात पे और हर हरकत पे नज़र थी, लेकिन वो कुछ भी उससे न कहता। वो समझ रहा था कि ईशा के अंदर अब बदलाव आ चुका है। वो ये सब दिखावा नहीं कर रही, बल्कि जो कर रही है पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल से कर रही है। फिर भी उसके दिल में अभी भी कुछ खटास रह गई थी, जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ दिन यूं ही गुजरते रहे। एक शाम ईशा के दिल में बेचैनी बढ़ रही थी और अजीब सी घबराहट उसके सीने में समाई हुई थी। तभी फ़ोन पे रिंग बजने से वो चौंक गई। स्क्रीन पे एक अनजान नंबर था। उसने फ़ोन उठाया। उधर से एक अपरिचित आवाज़, मैडम, हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। डीजीपी विवान चौधरी को एक ऑपरेशन के तहत गोली लग गई है। आप यहाँ तुरंत पहुँचिए। ईशा की तो मानो सांसें रुक गई हो। उसके हाथों में फ़ोन उठकर गिर गया। वो अपने दिल को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ी हुई खड़ी थी। तभी उसके चीखने की आवाज़ से सब बाहर आ गए। उसे ज़मीन पे बैठे उसके आंसुओं को देख सब परेशान हो गए कि आखिर बात क्या है। सिटी हॉस्पिटल, वो विवान वहाँ है, हमें जाना है उसके पास। उसने रो रो कर सारी बातें बयां की और जल्दी सब परिवार हॉस्पिटल पहुँच गया। ईशा पागलों की तरह बस आईसीयू के सामने चक्कर पे चक्कर लगा रही थी। जैसे ही डॉक्टर बाहर निकलते हैं, ईशा उनसे विवान की खैरियत पूछती है। डॉक्टर बड़ी संजीदगी से जवाब देते हैं, गोली उनके कंधे पे लगी है, खून काफ़ी बह गया है, लेकिन हमने ऑपरेशन कर दिया है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अब वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन कुछ घंटे महत्वपूर्ण हैं। ईशा की टांगों ने जवाब दे दिया। वो वहीं दीवार सटकर बैठ गई। उसकी आंखों में बस आंसू बहते जा रहे थे। आखिरकार उसे अंदर जाने की अनुमति मिल गई। कमरे में मशीनों की बीप बीप की आवाज़ गूंज रही थी। उसके मजबूत कंधे पर मोटी मोटी पट्टियां बंधी थी। ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे को ढके हुए था। ईशा उसको इस हालात में देख बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से उसकी उंगलियां पकड़ी। ठंडी थी पर जिंदा थी। आपको कुछ नहीं होगा, सुन रहे हैं ना? उसकी आंखों से आंसू उसके हाथों पर गिर रहे थे। कुछ पल बाद विवान आंखों में हल्की सी हरकत हुई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। धुंधली नज़रों से उसने ईशा को देखा, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। आंखें सूजी हुई लाल हो रखी थी। मास्क के पीछे एक दबी सी आवाज़ सुनाई दी, रो क्यों रही हो? ईशा उसकी आवाज़ सुनकर बिल्कुल टूट सी गई। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी ना जी पाती। तेज तेज सिसकियों के बीच उसने ये शब्द किसी तरह पूरे किए। वो उसका हाथ पकड़े कुछ देर यूं ही बैठी रही। वक्त धीरे धीरे बीतता रहा। अब विवान की तबीयत में भी सुधार आने लगा। डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज दे दिया, लेकिन उन्होंने अभी भी सख्ती के साथ उसको आराम करने को बोला। ईशा अब साई की तरह उसका ख्याल रखती। टाइम पे नाश्ता दवा सब अपने हाथों से खिलाती। विवान चौधरी को देख जैसे आराम करना आता ही नहीं था। घर आने के दूसरे ही दिन फाइल मांगने की जिद की, लेकिन ईशा ने सख्ती से मना कर दिया कि जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते आप कोई काम नहीं करेंगे। वो बिल्कुल बच्चों की तरह उनका ख्याल रखती और ज़रूरत पड़ने पर सख्ती से उसको डांट भी लगाती थी। ईशा उसके लिए नाश्ता बनाने गई थी। जब वापस रूम पे आके देखा तो विवियन नहीं दिखा। उसे बहुत घबराहट होने लगी, लेकिन बाथरूम में कुछ गिरने की आवाज़ से वो चौंकी और वहाँ गई तो देखा विवान एक हाथ में बालों में शैम्पू करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण उसके बोतल हाथ से छूटकर गिर गई थी। वो अंदर आ ही रही थी कि विवान ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगा। वैसे भी तुम मेरे लिए बहुत कर रही हो। शायद मैं इसके काबिल भी नहीं था, फिर भी तुम। ईशा उसके होठों पे अपने हाथ रखकर उसे चुप कराकर बोलती है, मैं इसलिए ऐसा करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। आपसे मुझे कोई माफ़ी नहीं चाहिए, बस जो मैं कर रही हूँ उसे मना मत कीजिए। उसने उसके शर्ट के बटन को धीरे धीरे खोला ताकि उसके जख्मों पे जोर न पड़े। उसे आराम से बिठाकर गर्म पानी और कपड़े से पूरे शरीर को सावधानी से पोंछा। उसके सिर को हल्के से पीछे झुकाकर धीरे धीरे धोया ताकि उसके जख्मों पे बिल्कुल भी असर न पड़े। कपड़े पहनाते समय उसकी उंगलियां बार बार काँप रही थी। उसके बाजू को अपनी ओर खींचकर आस्तीन पहनाती, फिर कॉलर ठीक करती। वो अनजाने में उसके इतनी करीब आ जाती थी
कि उसकी गर्माहट और धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई देती, लेकिन वो खुद को काबू में करके पीछे हट जाती। ईवान चौधरी, जो उससे कभी दूर भागने की कोशिश कर रहा था, अब उसे ईशा की आदत पड़ चुकी थी। ईशा की आंखों में उसके लिए परवाह और बेइंतहा मोहब्बत साफ दिखती थी। विवान को भी समझ आ गया था, ये वही लड़की है जिसने गुस्से में गलती की थी, पर वही लड़की अब हर सांस उसके लिए जी रही है। उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी परवाह अब उसे उसके लिए और मोहब्बत पैदा कर रही थी। एक शाम विवान चौधरी बालकनी पे खड़ा शहर की चकाचौंध देख रहा था। तभी ईशा पीछे से उसके ऊपर शॉल डालकर हमेशा की तरह उसकी चिंता में बोली, ठंड लग जाएगी। ये बोलकर वो वापस जाने को मुड़ी, तभी विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसकी पकड़ में कोई ताकत नहीं थी, बस एक ठहराव था। क्या तुम कुछ देर मेरे पास रह सकती हो? उसने धीमे लहजे में बोला। ईशा की तो जैसे सांसें रुक गई हो। वो बस धीरे से अपना सर हाँ में हिलाकर उसके पास खड़ी हो गई। पता है ईशा, जब वो फाइल को वापस लाने के लिए मुझे 3 दिन दिए गए थे, मुझे ऐसा लगा था मेरी दुनिया ख़त्म हो गई हो। लेकिन आज समझ रहा हूँ, मेरी दुनिया तुम हो। अगर उस दिन तुम सच नहीं बताती, अगर तुमने हिम्मत नहीं की होती, तो शायद मैं तुम्हें कभी जान ही नहीं पाता। ईशा की आंखें भर आई। विवियन, मुझे पता है मैंने तुमको बहुत दर्द दिए हैं। विवियन ने सिर हाँ में हिलाया। हाँ दिया है, लेकिन तुमने उससे कहीं ज़्यादा मरहम भी लगाया है। उसने धीरे से उसके आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे। पहली बार उसके उस स्पर्श में सिर्फ अपनापन नहीं, उनकी गर्माहट थी। क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? ईशा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। विवियन हल्का सा मुस्कुराया और एक नटखट आवाज़ में बोला, जब अब जिसकी पत्नी इतनी अच्छी हो, वो भला कब तक गुस्सा रह सकता है? ईशा हल्का सा मुस्कुराकर अपनी नज़रें नीचे झुका ली। विवियन उसका सिर अपने हाथों से हल्का सा ऊपर उठाकर बोलता है, मैंने अपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करने वाली लड़की मिलेगी, जो मेरे लिए पूरी दुनिया भुला दे। मैं हार गया हूँ तुमसे, तुम्हारे इस प्यार से। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ईशा की सांस थम गई, जैसे किसी ने उसके अंदर छिपी सारी उम्मीदों को एक साथ जगा दिया हो। ईशा रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू खुशी के थे। विवियन ने झुककर उसके माथे को प्यार से चूमा। ईशा के गाल सम से लाल हो गए थे। वो जैसे जैसे उसके होठों पे झुका, ईशा ने अपनी आंख बंद कर ली और खुद को उसके हवाले कर दिया। इस बार उसने उसके होठों को प्यार से छुआ। ईशा के अंदर एक सनसनाहट फैल गई। दोनों बेहद करीब थे और अपना रिश्ता प्यार की नींव में निभाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। देखते ही देखते दिन गुजर गए। विवान चौधरी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। उसने अपनी ड्यूटी पे जाना भी शुरू कर दिया। ईशा उसके लिए चाय नाश्ता बनाती। इस बार सब प्यार से सब खाते। अजय ठाकुर और सुषमा जी भी उनके नए रिश्ते से बहुत खुश थे। एक शाम जब विवान ड्यूटी से आकर अपने कमरे में पहुंचा, तो कमरे में अंधेरा था, लेकिन कमरे की खुशबू फूलों और मेहंदी से महक रही थी, जैसे शादी की नई शुरुआत फिर से उसी घर में उतर आई हो। ईशा ने आज खुद को बिल्कुल नई दुल्हन की तरह सजाया था। हल्का लाल जोड़ा, माथे पर सिंदूर की पतली सी रेखा, हाथों में चूड़ियों की मधुर खनक। कमरे में हल्की सी फूलों की खुशबू थी। बिस्तर पर सफ़ेद चादर के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ सजी थी। विवान उसे देख कुछ देर से यूं ही देखता रहा। उसकी आंखों में हैरानी थी और गहरी खुशी भी। वो समझ चुका था, आज उसकी शादीशुदा ज़िंदगी की फिर से शुरुआत है, जिसमें ना कोई धोखा है, ना कोई गुस्सा। बस अब दोनों के रिश्तों में प्यार ही प्यार है। वो अपने पास धीरे से आकर उसका हाथ ऐसे थामता है, जैसे कोई अपनी अनमोल चीज़ को थाम रहा हो। ईशा की धड़कनें इतनी तेज थी कि जैसे हर आवाज़ उसे सुनाई दे रही हो। उसने बहुत प्यार से धीरे धीरे उसका घूंघट उठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों से ऊपर किया। ईशा, जो अब शर्म से पूरी तरह लाल हो चुकी थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी। विवान ने भी धीमे और प्यार भरे लहजे में उसे देखकर कहा, ईशा, आज तुम सच में मेरी दुल्हन लग रही हो। उसने उसके माथे को प्यार से चूमा। ईशा ने शर्म से अपनी नज़रें झुका लीं। वो उसको अपनी बाहों में भरता हुआ बेड पे लिटा देता है। ईशा तेज सांसों के साथ उसके प्यार को अपनी तरफ खींच रही थी। विवान चौधरी उसके जिस्म पे पड़े को धीरे धीरे उससे अलग करता और उसके अपने प्यार के निशान बनाता रहा। उसकी दोनों धड़कनें जो लंबी लंबी सांसों से उछल रही थी, वो उनके अपने हाथों के शिकंजे में ले रहा था
और बहुत ही प्यार से उन पे होठों को रख अपनी जीभ से उसे महसूस करने लगा। ईशा उसके प्यार में मदहोश होती चली जा रही थी। वो बेड की चादर के दोनों कोने पकड़े उनको मसल रही थी। धीरे धीरे विवियान ने उसके ऊपर खुद को मान लिया था। उसका पूरा शरीर अब उसकी गिरफ्त में था और ईशा के सूखे पड़े दिल पे आज मोहब्बत की फुहार मिल रही थी। उसने उसके हर नाजुक हिस्से पे अपनी मोहर लगा दी। वो तेज सिसकियों के साथ उसकी हर गुस्ताखी सहती गई। जज्बातों का तूफान थम चला तो उसने उसके बाहों में अपने आप को छुपा लिया। विवियान ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसके बालों पे अपना हाथ फेरता गया। वो दोनों अब अपनी आने वाली नई जिंदगी के लिए बेहद खुश थे। उनकी नई सुबह अब एक नई रोशनी बनकर उनका इंतजार कर रही थी।